हे एवरीवन, आज हम डीसी कॉमिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइनटीन 1934 में बिजनेसमैन मैल्कॉम व्हीलर निकोलसन ने नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस कंपनी की स्थापना की और अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ पहली अमेरिकन कॉमिक बुक रिलीज की, जिसका नाम न्यू फन द बिग कॉमिक मैगजीन इशू नंबर 1 था। इतना यादगार नाम तो नहीं था, पर अपनी तरह का एक पहला ऐसा था। फिर कंपनी ने अपनी तीसरी कॉमिक रिलीज की, डिटेक्टिव कॉमिक्स। ये कॉमिक यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और इस कॉमिक की वजह से कंपनी को अपना नाम भी मिला, जैसे कि डीसी कॉमिक्स मतलब डिटेक्टिव कॉमिक्स। डीसी ने 1938 में एक कॉमिक बुक रिलीज की जिसने उनके कंपनी का चेहरा बदल दिया। वो कॉमिक थी एक्शन कॉमिक इशू नंबर 1। इसी कॉमिक में सुपरमैन पहली बार दिखाया गया था। इस कॉमिक के बाद लोग डीसी कंपनी को सुपर हीरोज कॉमिक कंपनी की तरह पहचानने लगे। सुपरमैन का डेब्यू होने के कुछ समय बाद ही डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू नंबर 27 में बैटमैन का डेब्यू भी हो गया। कई सालों से डीसी और उनके प्रतिद्वंदी मार्वल के बीच कॉमिक इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव आए। इस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए डीसी कॉमिक्स ने 1950s में फैसला किया कि वो अपने कई कैरेक्टर्स को नए तौर पर बनाएंगे या उन्हें अपडेट करेंगे। इस ट्रेंड ने डीसी कॉमिक्स को फैंस के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया और ये ट्रेंड तब तक पॉपुलर बना रहा जब तक कि डीसी ने एक बड़ा फैसला नहीं लिया। 2011 में डीसी ने चल रहे अपने सारे मंथली कॉमिक्स को रिबूट यानी कि फिर से नए तौर पर बनाने की शुरुआत की। इस नए रिबूटेड कॉमिक सीरीज का नाम उन्होंने द न्यू 52 रखा और सितंबर 2011 में उन्होंने 52 नए कॉमिक सीरीज की शुरुआत की। दरअसल उन्होंने सारे कॉमिक्स की नए तौर पर शुरुआत इसीलिए की क्योंकि जो नए फैंस कॉमिक को पढ़ते हैं उन्हें उनकी फेवरेट कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी को शुरू से पढ़ने और समझने का मौका मिले। सारी कॉमिक्स को नए तरीके से शुरू करने का एक और फायदा ऐसा हुआ कि कई सालों से चली आ रही लंबी कॉमिक्स और उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज और कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए हम देख सकते हैं कि सुपरमैन ने सीख लिया है कि कैसे अपनी अंडरवेयर को सूट से पहले पहनते हैं। गुड जॉब सुपरमैन। ये तो अब हम सभी को पता है। 2016 में फाइनली हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी बड़ी स्टोरी लाइन को बिग स्क्रीन पर देखने का मौका मिला, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फिल्म 2002 में ही बनने वाली थी। जब डीसी चाहता था कि बैटमैन पर एक नई फिल्म बनाई जाए, इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट आपको ऑनलाइन भी देखने मिल सकती है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी एक्टर का नाम या कोई भी कास्ट डिटेल सामने नहीं आई। बाद में 2005 से द डार्क नाइट ट्रिलॉजी शुरू हो गई, लेकिन सोचने वाली बात है अगर 2002 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पर फिल्म बनती तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले डीसी का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स होता और शायद आज वो जितना फेमस है उससे कई ज़्यादा फेमस होता। क्योंकि 2002 में जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कैंसिल हो गई, उसके बाद डीसी ने अपने कई सुपर हीरो कैरेक्टर्स की मूवीज बनाई, लेकिन वो सब मूवीज सोलो थी। कोई भी सुपर हीरोज एक दूसरे की मूवी से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन अगर 2002 में बी वर्सेस एस पॉसिबल होती तो शायद बड़े पर्दे पर डीसी सुपर हीरोज का क्रॉसओवर मार्वल सुपर हीरोज से पहले हमें देखने मिलता। क्या आपको पता है कि डीसी कॉमिक्स ने मार्वल कॉमिक्स के करीब 5 साल पहले कॉमिक बुक इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी और आज डीसी और मार्वल दोनों का अमेरिकन कॉमिक बुक मार्केट में 70% का बिजनेस होता है और बाकी सारे कॉमिक बुक्स 30% पर बिजनेस करते हैं। सुपरमैन लीव्स डीसी की एक और कैंसल्ड फिल्म थी जो कि 1998 में रिलीज होने वाली थी, जिसे टिम बर्टन डायरेक्ट करने वाले थे और उसमें हमें निकोलस केज सुपरमैन का रोल निभाते हुए नजर आते। बैटमैन के कैरेक्टर की सबसे खास बात है कि वो किसी को भी जान से नहीं मारता। वो हमेशा कोशिश करता है कि विलन्स को जिंदा पकड़कर उन्हें कानून के हवाले करे ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू नंबर 27 में
उसके डेब्यूट के करीब 2 साल बाद वाली कॉमिक्स में बैटमैन ना कि सिर्फ बंदूक से दुश्मनों को धमकाया करता था, यहाँ तक कि कईयों को तो मार भी देता था। और तो और अपनी पहली अपीयरेंस में उसने एक आदमी को मुक्का मार के एसिड से भरे हुए टैंक में गिरा दिया था। स्टैन ली ने कुछ डीसी की कॉमिक्स भी लिखी है, हालांकि वो सारी कॉमिक्स जस्ट इमेजिन सीरीज है। जैसे कि डीसी के कुछ सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स को फिर से क्रिएट करते हुए स्टैन ली ने बैटमैन को अफ्रीकन अमेरिकन बना दिया, फ्लैश को एक औरत में बदल दिया और एक्वामैन अब अपने आप को पानी में भी बदल सकता है। साथ ही साथ ली ने कई कैरेक्टर्स के नाम भी बदल डाले, जैसे कि उनका ट्रेडमार्क है कि वो कैरेक्टर्स के पहले और आखिरी नाम का अक्षर सेम रखते हैं। तो फिर बैटमैन बन गया वेन विलियम्स, वंडर वुमन बन गई मारिया मेंडोजा और ग्रीन लैंटर्न का नाम बदलकर ली ने लेन लुइस रख दिया। कमाल है। सुपरमैन के सिंबल के बारे में कई सालों से अलग अलग बातें समझाई जा रही हैं। पहले तो वो सिर्फ सुपरमैन के नाम के पहले अक्षर का बड़ा सा सिंबल था और अब कई सारी नई बातें उस एस सिंबल से जोड़ी गई हैं। 1978 की फीचर फिल्म सुपरमैन द मूवी में एस सिंबल क्लार्क के क्रिप्टोनियन परिवार एल के मोहर की तरह बताया गया है। आगे 2003 में कॉमिक्स में भी इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एस एक प्राचीन क्रिप्टोनियन सिंबल है जिसका मतलब है उम्मीद। बैटमैन सुपरमैन के एक कॉमिक इशू नंबर 50 में ये रिवील्ड हो गया कि बैटमैन के पिता थॉमस वेन को क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी मिल गई और उनकी मुलाकात सुपरमैन के पिता जॉर एल से हुई थी। जब थॉमस वेन का दिमाग होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से क्रिप्टॉन पर पहुंचाया गया, जॉर एल जानना चाहते थे कि पृथ्वी असलियत में कैसी है। थॉमस उन्हें यकीन दिलाते हैं कि पृथ्वी और वहां के लोग अच्छे हैं। तो इसका मतलब बैटमैन के पिता थॉमस की वजह से ही सुपरमैन के पिता जॉर एल ने सुपरमैन को पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया। और जो क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी बैटमैन के पिता को मिली थी उसे उन्होंने अपनी कंपनी वेन एंटरप्राइजेस को फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल किया। तो डीसी फैंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो को 100 लाइक्स तो बनते हैं और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। मिस्टर वेन, डेली प्लैनेट से क्लार्क केंट, गॉथम पर बैटमैन की निगरानी पर आपकी क्या राय है? Blood